आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैकेट तकश्यफे पे। तो आ गया हूँ मैं आपके पास पैरासोल जीएस टेस्ट सीरीज़ की पार्ट 2 वीडियो लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है पैरासोल जीएस की टेस्ट 1 अभी हाल ही में हुई है, जो कि एक फुल लेंथ टेस्ट थी। टोटल 35 टेस्ट होंगे और वो 35 के 35 टेस्ट मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली टेस्ट जो है वो फुल लेंथ टेस्ट थी, जिसका मैं पार्ट 1 वीडियो लेकर आ चुका हूँ पहले ही। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखना। ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है हमारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले वीडियो में करीब 25 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए पहले क्वेश्चन देखना। तो हम लोग भी सेकेंड पार्ट में भी हम लोग उसी तरह करने वाले हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके ऑप्शन देखेंगे और जो भी एक्सप्लेनेशन है उससे रिलेटेड वो भी देखेंगे। ठीक है, ताकि हमारा टेस्ट सीरीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप एक गांव में हो रही रामलीला को देखकर रुक जाते हैं। आपकी नज़र स्टेज पर चल रहे अभिनय के पीछे पड़े पर्दे पर जाती है, जो हर दृश्य के मुताबिक बदले जा रहे हैं। अब जब पता करते हैं तो पाते हैं यह खास चित्रकला है, जो कि खासकर पश्चिम बंगाल में मौखिक कहानी से संबंधित है। इससे जुड़े कलाकार चित्र बनाने के साथ साथ पारंपरिक रूप से गांव-गांव जाकर इन्हीं पर्दों के माध्यम से कहानी भी सुनाते हैं। ठीक है, क्या आप उपर्युक्त विवरण से यह बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कला की चर्चा की गई है? ठीक है, तो आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आप जानते हो तो आप कमेंट में दे दोगे, और लेकिन मैं जब तक बता रहा हूँ तब भी आपको सोच के रखना है कि आपको गेस तो लेना है कम से कम। अगर आप नहीं भी जानते हो तो आप अटैम्प्ट लो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, पूरी कहानी को समझते हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पट चित्रकला। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पट चित्रकला। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है, चित्रकला का एक और रूप पट चित्र है। ठीक है, जिसे कपड़े, ताड़ के पत्ते या कागज पर चित्रित किया जाता है। ठीक है, इसे पट, पचीसी, फर आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसके और भी नाम है, आप याद रखोगे। पट, पचीसी, फर आदि के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के पट में कपड़े पट पर चित्रकारी होती है, जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में कहानी सुनाने के कार्य करते हैं। ठीक है, यह सबसे आधुनिक सुनने वाली मौखिक परंपरा है, जो लगातार नए विषयों की ओर दुनिया में प्रमुख घटनाओं पर प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करती हैं। इस कला से जुड़े कलाकार को पटुआ कहते हैं। तो जो भी कलाकार इसमें काम करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? पटुआ कहते हैं। पटुआ हर बार 3 से 4 कहानियां सुनाते हैं। ठीक है, प्रदर्शन के बाद पटुआ को क्या होता है? नकद या उपहार दिया जाता है। ठीक है, तो यही पूरी डिटेल थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आप याद रखोगे कि चित्रकला की कौन सी शैली है, तो पट चित्र है, और जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? पटुआ कहते हैं। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का। देखिए यहाँ पे 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित साहित्य रचनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, गीत गोविंद, रसमंजरी और रसिक प्रिया, उपरोक्त में से कितनी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई है? ये क्या है? हमारे सारे ऑप्शन हो गए। तो गीत गोविंद, रसमंजरी और रसिक प्रिया जो है ये किन भाषा में लिखी गई है? ठीक है, आपको सोचना होगा कि इसमें से कौन कौन संस्कृत में लिखी जा सकती है और कौन नहीं लिखी गई। आइए देखते हैं हमारा आंसर को यहाँ पे। तो 27 जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित साहित्य रचनाओं पर विचार करने पर हमें पता चलता है कि ये दोनों जो है, गीत गोविंद और रसमंजरी जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, लेकिन रसिक प्रिया जो है संस्कृत भाषा में नहीं लिखी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ए हो जाएगा। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप, गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा 12वीं शताब्दी में की गई थी। गीत गोविंद ग्वालों का गीत संस्कृत का एक काव्य है। ठीक है, गीत गोविंद जो है ग्वालों का गीत है और संस्कृत का एक काव्य है। याद रखना आप कि गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है मैथ्स कॉलम में। तो गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। ये ग्वालों का गीत है, संस्कृत का एक काव्य है, जिसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, भानुदत्त ने संस्कृत ग्रंथ रसमंजरी की रचना की। तो रसमंजरी किसने लिखी? रसमंजरी लिखी भानुदत्त ने। जयदेव बता दो, जयदेव ने क्या लिखा? तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। ठीक है, वे बिहार के रहने वाले मैथिल ब्राह्मण थे। इस संस्कृत ग्रंथ में रसों के वर्णन के साथ साथ नायक यानी कि पुरुष और नायिकाओं यानी कि स्त्री के भेद का भी विवरण मिलता है। ठीक है, लेकिन ये जो रसिक प्रिया है ना, ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, तो रचनाकार केशव दास थे। तो रसिक प्रिया के रचनाकार याद करो पहले, केशव दास। किस भाषा में? ब्रज भाषा में, संस्कृत में नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने क्वेश्चन में गलत किया इसे। और ये जो थे यानी कि केशव दास, ये 1591 में ओरछा के राजा थे मधुकर शाह के दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और 28 पे। देखिए यहाँ पे, पिछले दिनों समाचारों में रहा फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ठीक है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है यह क्या है?
ठीक है, पूछ रहा है आपसे, रिसेंटली न्यूज़ था ये। देखिए, अमेरिका में हाल ही में लगी वनाग्नि से ध्वस्त हुआ प्रसिद्ध कॉरिडोर। वनाग्नि यानी कि फॉरेस्ट फायर, ठीक है। तो कुछ कुछ यार इंग्लिश में इजी होते हैं बोलने, हिंदी में थोड़े टफ हो जाते हैं। तो वनाग्नि क्या है? फॉरेस्ट फायर होता है, ठीक है। आगे देखिए, गाजा मिस्र के मध्य स्थित एक कॉरिडोर है ये, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा मैक्सिको और अमेरिका के बीच घोषित एक मानवीय कॉरिडोर है, या फिर रूस और यूक्रेन के मध्य नाटो सेना द्वारा बनाया गया अस्थायी कॉरिडोर है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर है, यह जो है गाजा और मिस्र के मध्य स्थित एक कॉरिडोर है, ठीक है। क्या नाम है इसका? गाजा और मिस्र के मध्य जो कॉरिडोर, इसका फिलाडेल्फी कॉरिडोर नाम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, यह मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर लगभग 14 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी है, ठीक है। वर्ष 2005 में गाजा से इजरायली बस्तियां और सैनिकों की वापसी के बाद इसे विसैन्यकृत सीमा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस गलियारे की स्थापना मूलतः 1979 की इजराइल मिस्र शांति संधि के तहत 100 मीटर चौड़े बफर जोन के संबंधित की गई। इतनी कहानी आप नहीं भी याद रखोगे ना तो आपको चल जाएगा। आपको क्या याद रखना, आप बस ये याद रख लो, फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहाँ है? गाजा मिस्र के मध्य स्थित एक कॉरिडोर है। बस इतना भी आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। चलते हैं हमारे 29 के नंबर पे क्वेश्चन पे। तो हमारा 29 का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित देशों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। यानी कि आपको नॉर्थ से साउथ की ओर उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। ये देश के नाम हो गए क्यूबा, बारबाडोस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जमैका, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। लगाने की कोशिश करिए आप। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित देशों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में जाकर हम व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए, क्यूबा है, बारबाडोस है, त्रिनिदाद और टोबैगो। इसका सही क्या हो जाएगा? 1 4 2 3। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हम लगाएंगे ना, तो 1 4 2 3। तो 1 पे क्या आ जाएगा? क्यूबा ही आएगा। क्यूबा के बाद जमैका आ जाएगा। क्यूबा के बाद जमैका आ गया, फिर क्या आ जाएगा? बारबाडोस आ जाएगा, और फिर लास्ट में त्रिनिदाद एंड टोबैगो आ जाएगा, ठीक है। तो CGBTT ये आ जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 4 2 3। आइए देखते हैं 20 नंबर पे क्या कह रहा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जो है, ये सही क्रम बस बताया गया आपको, याद रखना है। क्यूबा, जमैका, बारबाडोस और त्रिनिदाद टोबैगो। आप वर्ल्ड मैप पे नजर रखना, ठीक है ना। दिन में एक बार देख लिया करो तो आपको ये चीज़ें साफ हो जाएंगी, ठीक है। क्यूबा, जमैका, बारबाडोस और त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखोगे आप लोग। चलते हैं 30 नंबर पे। देखिए, तो 30 नंबर में यहाँ पे क्या कह रहा है, यूरोपीय यूनियन के कार्बन सीमा समायोजन के तंत्र, जिसे हम CBAM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, यह एक ऐसा तंत्र है जो आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाकर उन्हें उनके कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देशों को दंडित करता है, ठीक है। दूसरा कहता है, यह लागू होने से 3 साल तक केवल उन देशों पर लागू होना है जिन्हें पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। सिर्फ उन पे होगा जिन्होंने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है आपको क्या करना है? आपको सत्य वाला ढूंढना है और उस पर टिक कर देना है, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 30 नंबर में, यूरोपीय यूनियन के कार्बन सीमा के बारे में जो है ये गलत है, ठीक है ना। हस्ताक्षर वाली पेरिस समझौते वाली बात गलत है। हमारी सही आंसर क्या है? तो यह एक ऐसा तंत्र है जो आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाकर उनके कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देशों को दंडित करता है। CBAM याद रखना आप, ठीक है ना। ये तो क्या कर रहा है? पनिश कर रहा है, ठीक है, ऐसे देशों जो कार्बन उत्सर्जन के नियम के लिए जिम्मेदार हैं। CBAM आज इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM एक नीति है जो उच्च कार्बन उत्सर्जन वाली वस्तुओं के आयात पर शुल्क लगाती है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है यूरोपीय कंपनी को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाना है और कार्बन लीकेज, जहां कंपनियां सख्त जलवायु नियमों से बचने के लिए उत्पादन को कम नियम वाले देशों में स्थानांतरित कर देती है, को रोकना है। तो कथन एक क्या है? सही है। यह आयातित वस्तुओं पर कार्बन उत्सर्जन के आधार पर शुल्क लगाता है ताकि कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कथन 2 गलत है। यह सभी देशों पर लागू होता है, चाहे वे पेरिस समझौते के हस्ताक्षर हो या नहीं हो, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पेरिस समझौता साइन किया या नहीं किया, ये सभी देशों पर लागू होगा। CBAM के बारे में ये चीज़ें आप याद रखोगे। चलते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में समाचार में रहा कैलीफंड, क्या है न्यूज़ में था? कैलीफंड न्यूज़ में था, का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कैलीफंड का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? AI से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे क्षेत्रों के लिए, वनाग्नि से कैलिफोर्निया में हुए नुकसान की भरपाई के लिए, जैव विविधता की सुरक्षा में सहायता के लिए, या फिर भारत में EV कार कंपनियों को विदेशी टैरिफ से संरक्षण हेतु, ठीक है। इसका आंसर आप क्या करोगे? कमेंट जरूर करोगे। आइए देखते हैं 31 पे। देखिए यहाँ पे,
तो हाल ही में समाचार में जो रहा था ये कैली फंड, इसका मतलब है जैव विविधता की सुरक्षा में सहायता के लिए। तो कैली फंड किससे रिलेटेड है? जैव विविधता। कीवर्ड याद रखो आप, ठीक है ना। आप इतनी चीज़ें नहीं याद रख सकते यार, आपको बहुत सारे स्टैटिक चीज़ें भी पढ़नी है, ठीक है। लेकिन ये जो कैली फंड है, कैली फंड क्या है? जैव विविधता। तो आप बस ये कीवर्ड दिमाग में रखो, आपके सामने जब ऑप्शन आएगा ना तो आप इसे कर ले जाओगे, ठीक है। तो कैली फंड किससे रिलेटेड है? जैव विविधता से। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो यहाँ पे कह रहा है हाल ही में रोम में, कहाँ पर? रोम में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षों में 16वीं सम्मेलन COP16 में कैली फंड का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो COP16 कहाँ पे हुआ ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। रोम में हुआ था, जैव विविधता पर यहाँ पे सम्मेलन हुआ था ये, और वहीं पर कैली फंड का शुभारंभ किया गया। यह जैव विविधता की सुरक्षा में सहायता के लिए बनाया गया एक नया अंतर्राष्ट्रीय कोष है। कैसा है ये? एक नया अंतर्राष्ट्रीय कोष है। यह निजी कंपनियों से धन एकत्रित करेगा जो कंपनियां अपने कारोबार में प्रकृति से प्राप्त आनुवंशिक डेटा का उपयोग करती हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इसे आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। दोबारा इस वीडियो को देख लेना, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं हमारे 32 के क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आपको निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 28 फरवरी को यह मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सोचो एक बार, ठीक है। अगला है, इस वर्ष की थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग थी। थीम क्या थी इस बार की? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। थीम सारे याद रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट हो ना उसके थीम एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर में से कौन सा कथन सत्य है? कमेंट कर देना भाई। देखिए यहाँ पे, तो इसमें न तो एक सही है न तो दो सही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो हम करेंगे तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही क्या है? सही कहाँ पता चलेगा? सही एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। देखिए यहाँ पे, तो वर्ष 1928 में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा की गई रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में भारत में प्रति वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2025 का विषय क्या था? तो विकसित भारत हेतु विज्ञान और नवाचार। 25 का विषय क्या था? विषय वो नहीं था, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ याद रखो। 2025 का विषय है विकसित भारत हेतु विज्ञान और नवाचार। कीवर्ड क्या क्या है? विकसित भारत, विज्ञान, नवाचार। तीन चीज याद रखोगे। क्या क्या है? विकसित भारत, विज्ञान और नवाचार, ठीक है। थीम था ये, में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना था, ठीक है। थीम क्या है? कि विकसित भारत, विज्ञान और नवाचार के लिए भारतीय युवाओं को क्या करना है? सशक्त बनाना है। इतनी चीज़ तो आप समझ जाओगे, ठीक है। वर्ष 2023 की थीम क्या थी? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अब 25 की भी थीम याद करोगे, 23 की भी थीम याद करोगे। 23 की थीम याद नहीं करनी है, ठीक है। 25 की याद करके जाओ, एग्जाम में आया तो बना देना है। 23 की छोड़ के आ जाना, लेकिन याद मत करो, ठीक है। कितनी चीज़ें याद करोगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग 33 पे। तो 33 में है, निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है। तो यहाँ पे है कुत्ते, डॉल्फिन, चींटियां, चिंपांजी। क्या है भाई ये सब? देखिए कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सी प्रजाति रोगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी कि इन सब में से हम लोग किसका यूज करते हैं किसी डिजीज के बारे में, रोगों के बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन है हमारे 1, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 और उपर्युक्त सभी, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग 33 में। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या है। निम्नलिखित पर विचार करने पर हमें पता चलता है कि कुत्ते और चींटियां, इन दोनों पे ही पता करते हैं हम लोग। डॉल्फिन और चिंपांजी का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा? 1 और 3 हो गया। आइए 33 पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। 33 में क्या कह रहा है, देखिए। कुछ प्रजातियों में गंध की भावना अत्यधिक विकसित होती है, जिससे वे कुछ प्रमुख रोगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होती है। इन्हें मैक्रोमैटिक प्रजातियां कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मैक्रोमैटिक प्रजातियां कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कीवर्ड है ये, याद रखिएगा। देखिए कुछ मैक्रोमैटिक प्रजातियां निम्नलिखित है। कौन कौन सी मैक्रोमैटिक प्रजातियां? आपसे क्वेश्चन एग्जाम में वैसे फ्रेम नहीं हो तो ऐसे फ्रेम हो जाएगा कि इनमें से कौन कौन मैक्रोमैटिक प्रजातियां हैं, ठीक है। तो पहले तो याद रखिए, कुत्ते हैं, चींटियां हैं, मधुमक्खियां हैं और चिंपांजी हैं। ये चार हैं। क्या है? कुत्ते, चींटियां, मधुमक्खियां और चिंपांजी। पार्किंसंस और संभावित रूप से फेफड़ों के कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। कुत्ते जो हैं पार्किंसंस और संभावित रूप से फेफड़ों के कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। चींटियां जो हैं, चींटियां रासायनिक संकेतों का उपयोग करके 3 दिनों के भीतर कैंसर कोशिकाओं का पता लगा सकती है, ठीक है। चींटियां जो है रासायनिक संकेतों का उपयोग करके 3 दिन के अंदर, ठीक है ना, कैंसर कोशिका का पता लगा सकती है। मधुमक्खियां जो हैं ये मानव श्वास में सिंथेटिक बायोमार्कर, कृत्रिम मानव श्वास जिसमें कैंसरकारी गंध होती है का उपयोग करके 88% सटीकता के साथ फेफड़ों में कैंसर का पता लगा सकती है। मधुमक्खियां ये काम कर सकती हैं भाई। और चिंपांजी जो हैं ये मैक्रोस्मेटिक प्रजाति हैं, इनमें गंध की क्षमता कमजोर होती है।
डॉल्फिन और व्हेल भी माइक्रोस्मेटिक होते हैं। इनकी इनकी जल में रहने के कारण गंध की क्षमता कमजोर होती है। ये भी माइक्रोमेटिक है, लेकिन इनकी जो क्षमता है ना वो कम हो गई है। चिंपांजी की क्यों कम हो गई? ठीक है, तो इनमें जो कमजोर हो जाती है। और डॉल्फिन और व्हेल जो है ये पानी में रहते हैं अक्सर, तो इनकी भी जो माइक्रोमेटिक क्षमता है ये क्या होती है? कम हो जाती है। तो कुत्ते, चींटियां, मधुमक्खियां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चिंपांजी और व्हेल वगैरह जो है इनमें वो कम हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखोगे आप 33 का ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन। चलते हैं 34 के नंबर पे क्वेश्चन पे। 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहते होंगे, पता नहीं। आगे देखिए, मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड लाल रंग, देखते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनो। ठीक है, देख रहे हो क्या? बस बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग 34 में। देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ये बात बच्चे को पता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग जो है ये लाल होता है। तो कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण करता है। पूजा समाप्त हुई। आइए देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग 34 का। तो मंगल ग्रह का लाल रंग उसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड और फेरीहाइड्राइड की वजह से है। दो यहाँ पर है, याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड और फेरीहाइड्राइड दोनों याद रखना। आपको एग्जाम में दोनों देते तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यार मैं तो बस आयरन ऑक्साइड पढ़ के गया था। ठीक है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है, आयरन ऑक्साइड वही पदार्थ है जो पृथ्वी पर जंग बनने पर देखा जाता है। ठीक है, जंग जो लग जाते हैं तो रेड रेड हो जाता है ना, ये वही आयरन ऑक्साइड है। मंगल की सतह पर यह आयरन ऑक्साइड धूल के आगे क्या है? धूल और मिट्टी के रूप में फैला हुआ है। ठीक है, जो सूरज की रोशनी में लाल या नारंगी रंग का दिखाई देता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए जब सूर्य का प्रकाश मंगल की सतह से टकराता है तो वह लाल रंग अधिक परिवर्तित करता है और ग्रह को लाल रूप देता है। इसी कारण मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे 35 के क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या क्या कथन है? जल में फास्फोरस की अधिक मात्रा और शैवाल के प्रस्फुटन के बीच सीधा संबंध होता है। उसके बाद है, जब फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह शैवाल के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व का काम करता है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा 35। तो फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार करने पर जल में फास्फोरस की अधिक मात्रा और शैवाल के प्रस्फुटन के बीच सीधा संबंध होता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। आइए देखते हैं 35 पे। यहाँ पे हम लोग 35 का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। देखिए, 35 यहाँ पे आ गया हमारा। यहाँ देखिए, जब जल स्रोतों जैसे झील, तालाब, नदी में फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह शैवाल के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व का काम करता है। ठीक है, और अधिक फास्फोरस मिलने पर शैवाल अत्यधिक मात्रा में तेजी से बढ़ने लगते हैं जिसमें शैवाल प्रस्फुटन होता है। ठीक है, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। ठीक है, 35 का आंसर क्या है? सी। चलते हैं हमारे 36 के क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कोई एजेंसी, संगठन उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? ठीक है, ऐसे क्या कंडीशन हो कि कोई एजेंसी है जो संगठन उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन क्या क्या है? कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए, सहकारी संस्था अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत हो, कम से कम 5 साल की अवधि से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में लगा हो। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनना है आपको। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हो गए। ठीक है, क्या होगा आपको कमेंट करके बताना। ये 36 पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निम्न में से किन परिस्थितियों में कोई एजेंसी, संगठन उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है? तो ये चारों ऑप्शन क्या है? हमारे सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सही। आइए 36 को हम लोग एक्सप्लेनेशन से ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए, वर्ष 2014 में उपभोक्ता कल्याण कोष के नियम संशोधित किए जाने के बाद उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों के तहत ऐसी कोई एजेंसी, संगठन जो कम से कम 5 साल की अवधि से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में लगा हो, सोसाइटी पंजीकरण हो अधिनियम और सहकारी संस्था अधिनियम अथवा कुछ समय के लिए भी किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत हो, तो कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है। प्रश्न में दी गई सभी शर्तें सही हैं। ठीक है, तो उनको मिल जाएगा, लेकिन उनको क्या करना बदले में? उनको ये सभी शर्तें पूरी करनी है कि कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए, उनको सहकारी संस्था अधिनियम के तहत भी पंजीकृत हो, वो किसी अन्य कानून के तहत भी पंजीकृत हो। ठीक है, इन तीनों में से वो किसी तरह पंजीकृत हो, कम से कम 5 साल की अवधि से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में लगे हो। ठीक है, वैसी कल्याण वाली की चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, आते हैं हम लोग देखते हैं 37 का क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित विधियों पर विचार करना है आपको। क्या विचार करना है? कार्बन डेटिंग,
जर्मेनियम डेटिंग और यूरेनियम लेड डेटिंग। ठीक है, ये तीन आपके पास पॉइंट दे दे। इसमें से कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है यहाँ पे देखिएगा, उपर्युक्त में से कौन सी विधियाँ पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होती है। अब आपको अर्थ का निकालना है, ठीक है ना, आयु, अर्थ की एज निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे, 1 3 2 3 3 और या फिर उपर्युक्त सभी का। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 37 का हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कार्बन डेटिंग भी नहीं और जर्मेनियम डेटिंग नहीं। पृथ्वी गैस निकल के हम लोग यूरेनियम लेड डेटिंग का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, यूरेनियम लेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 37 का एक्सप्लेनेशन। देखिए, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए यूरेनियम लेड डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। याद कर लो बस इस लाइन को, ठीक है ना। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम लेड डेटिंग का, यूरेनियम लेड डेटिंग का। ठीक है, डन हो गया। आगे देखते हैं, कार्बन डेटिंग की सीमा लगभग 50,000 से 60,000 वर्ष तक होती है, इसलिए यह पृथ्वी की अरबों वर्ष पुरानी आयु निर्धारित करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, यह एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीक है जिसमें यूरेनियम U-238 के लेड Pb-206 में परिवर्तन की दर को मापा जाता है। इस विधि से पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 अरब यानी कि 4.54 बिलियन ईयर्स आगे गई है। आप पढ़ते हो गए एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा था, आवर अर्थ इज इतना ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो यही यहाँ से निकाली गई, इन दोनों का यूज करते हैं, U-232 यूरेनियम और Pb-206। ठीक है, जर्मेनियम डेटिंग जैसी कई प्रचलित रेडियोमेट्रिक डेटिंग तरीका नहीं है जो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए एक उपयोग किया जाता हो। ठीक है ना, तो किसका यूज करते हैं हम लोग, पृथ्वी यूरेनियम लेड डेटिंग का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, याद कर लेना। ठीक है ना, मे भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिख जाए एग्जाम में। ठीक है, जैसे पिछली बार दिखे थे, है ना। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38 पे। निम्नलिखित पर विचार करिए। क्या विचार करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मणिपुर का संकीर्तन, ठीक है, कोलकाता की दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से होती है, बहुत प्यारी होती है। ठीक है, रामलीला, जी हाँ बहुत अच्छा है, और योग करते हो आप लोग, बताना कमेंट में। देखिए, उपर्युक्त में से किन्हें यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है ना, इंटेंजिबल वाले में विरासत में उनको रखा गया। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन है, क्या होगा आंसर इसका, आंसर में भी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 38 का एक बार देख लेते हैं हम लोग। जी हाँ, सभी हैं। ठीक है, तो ये जो निम्नलिखित में जो है मणिपुर का जो संकीर्तन है, ठीक है, कोलकाता का दुर्गा पूजा बहुत ही फेमस है, रामलीला हो गया, और योग भी जो हो गया, योगा जो हो गया, योगा से होगा। ठीक है, ये सभी क्या है, उपर्युक्त सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे जो हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हैं यूनेस्को के। ठीक है, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में ये शामिल है। यार कितनी हार्ड हिंदी है। ठीक है ना, चलते हैं यहाँ पे देखते हैं फिर से। देखिए, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मान्यता देते हुए यूनेस्को के अंदर सरकारी समिति ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के 15 अमूर्त सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया। ठीक है, एक्चुअली जो मेरी जो मीडियम है ना वो इंग्लिश है, बट मैं ज़्यादा जो मुझे कमेंट आए कि सर हिंदी में करो, तो इसलिए मैं हिंदी में करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है, 15 अमूर्त सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया गया है। रामलीला जो है 2008 में शामिल की गई, मणिपुर का जो संकीर्तन है ये 2013 में किया गया, कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में किया गया, और कुंभ मेला 2017 में किया गया, योग 2016 में, और लद्दाख का बौद्ध जब 2012 में। याद कर लोगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन आपके लिए। ठीक है, रामलीला याद करो, आप ईयर ना भी याद करो तो चलेगा। ठीक है ना, रामलीला, मणिपुर का संकीर्तन, कोलकाता दुर्गा पूजा, ठीक है, कुंभ मेला, कुंभ आप याद कर लेना क्योंकि कुंभ अभी रिसेंटली न्यूज़ में था ना, तो क्या पता आपसे कुंभ के बारे में पूछ दे। तो कुंभ जो है कब हुआ, कुंभ 2017 में। ठीक है, ये याद कर लो, कुंभ इंपॉर्टेंट है, और योग 2016 में, और लद्दाख का बौद्ध जब। ठीक है, तो बस आपको कुंभ का ईयर याद करो। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा जाता है यार, कुंभ का ईयर याद कर लो 2017, और बाकी चीज़ें का बस आप नाम याद कर लो कि ये जो है इंटेंजिबल में इंक्लूडेड है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39 पे। 39 जो है, निम्न में से कौन जैव संचयन को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, तो किसी जीव के द्वारा अत्यधिक मात्रा में जल के एकत्रीकरण को जैव संचयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वाह। उसके बाद देखिए, किसी जीव की प्रजाति में अन्य प्रजाति के जीवों का अतिक्रमण को जैव संचयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी जैव जीव में विषाक्त पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट डी है, किसी जीव के द्वारा अन्य जीव के साथ सहपरोपकारिता को जैव संचयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताएंगे आपका आंसर क्या होगा, जैव संचयन। ठीक है ना, जैव संचयन का सर्वोच्चतम रूप में परिभाषित करना। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल सही एग्जैक्ट वाला आपको ढूंढ के देना है जैव संचयन का। कमेंट करके बताओ क्या होगा आंसर। हम लोग 39 पे देखते हैं यहाँ पे।
देखिए, तो जैव संचयन का जो सर्वोत्तम रूप का आंसर है वो क्या है कि किसी जीव में विषाक्त पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि किसी जीव में विषाक्त पदार्थ, ठीक है ना, बहुत ही जहरीले पदार्थ का एकत्रीकरण हो जाए विषाक्त पदार्थों का, तो उसको हम लोग जैव संचयन के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 39 का सी। आइए देखते हैं हम लोग 39 का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कहता है कि जैव संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के ऊतकों में विषाक्त पदार्थों का संचय होता है। ठीक है, संचय मतलब क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, यह तब होता है जब कोई भी जीव अपने वातावरण या भोजन से विषैले पदार्थों को अवशोषित करता है। ठीक है, वह धीरे धीरे उसकी शरीर संरचना में जमा होते रहते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको बस याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं 40 नंबर पे हम लोग। 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, मोरारजी देसाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, पहला है ब्रिटिश काल में डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहे हैं। मोरारजी देसाई जो है ब्रिटिश काल में किस पद पर रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहे हैं, ये पूछ रहा है आपसे। उसके बाद कह रहा है कि भारत के पहले आम चुनाव के बाद बनी सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं। ओके, उसके बाद पूछ रहा है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के पद पर भी ये काम कर चुके हैं। ऊपर इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे ज़्यादा और बताओगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मोरारजी देसाई के संदर्भ में। चलते हैं हम लोग 40 के क्वेश्चन पे यहाँ पे। तो 40 में यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ब्रिटिश काल में डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहे। ठीक है, और 3 भी सही है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी थे, लेकिन भारत के पहले आम चुनाव के बाद बनी सरकार में ये वित्त मंत्री नहीं थे। ठीक है ना, आम चुनाव के बाद ये वित्त मंत्री नहीं थे। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं 40 के मियाँ में कह रहा है, मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। ठीक है, 12 वर्ष की ब्रिटिश सेवा के बाद वर्ष 1930 में इन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये जो डिप्टी कलेक्टर के पद पे लगभग 12 साल ये काम किए थे। तो अतः कथन 1 तो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या, उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1941 में दौरान हिरासत में लिया गया। इंडिविजुअल जो सत्याग्रह कर रहे थे तो उनको वर्ष 1941 में क्या कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। और वर्ष 1956 में वे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बने थे। क्या बने थे, कौन से मंत्री बने थे, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, न कि वित्त विभाग संभाला था। इसीलिए हमारा 2 कथन क्या है, असत्य हो जाता है। कौन से मंत्री बने थे ये, वाणिज्य और उद्योग, याद रखना आप लोग। उसके बाद कहता है वे 6ठी लोकसभा के दौरान भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने थे। तो 6ठी लोकसभा के दौरान ये क्या बने, भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकारी प्रशासन के पूर्ण गठन के लिए उन्हें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1966 में हुई थी उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो कथन 3 बिल्कुल सत्य है। तो 2 वाला गलत था, वो क्या थे, वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनते। ठीक है, तो इतनी चीज आप याद रखोगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 41 पे। ठीक है, तो 41 कह रहा है, कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र को देखो इंग्लिश में ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है ना, ब्लैक होल याद कर लो, ब्लैक होल बोल लो, कृष्ण छिद्र ना बोलो। ठीक है, याद कर लो, ब्लैक होल ही बोलो। ठीक है, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा सकता। ठीक है, और ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, सी हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे 41 पे आते हैं हम लोग। देखिए जैसे मैंने बताया, तो ये दोनों सही है। ब्लैक होल जो है एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, और इसका जो ग्रेविटेशन इतना तेज होता है ना कि ये लाइट को भी बच के नहीं निकलने देता। तो कथन 1 कथन 2 जो मैं बताता हूँ वो बिल्कुल 41 का सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग 41 का। देखिए यहाँ पे, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि इससे आसपास की सभी चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी इससे बचने नहीं देता ये। ठीक है, चूंकि प्रकाश बाहर नहीं आ सकता है इसलिए ब्लैक होल को सीधे देखना संभव नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक इसे आसपास के प्रभाव जैसे गुरुत्वाकर्षण, लेसिंग, एक्सरे उत्सर्जन, अन्य निकटवर्ती पदार्थों की गति के आधार पर अध्ययन करते हैं। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। और आपके लिए वो दोनों स्टेटमेंट याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो दोनों स्टेटमेंट आप लोग याद रखोगे। चलते हैं हम लोग 42 पे। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कैसे विचार करेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर विचार करेंगे। देखिए, जिस समय चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है और साथ ही अपने पूर्ण आकार में होता है तब इस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, जिस समय चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट हो, पृथ्वी के एकदम नजदीक हो और साथ ही अपनी पूर्ण आकार में और अपने पूर्ण फुल शेप में हो तब इस स्थिति को क्या बोलेंगे, सुपर मून कहेंगे। और ब्लू मून जो है, ब्लू मून पूर्णिमा के दिन घटित होता है। तो ब्लू मून कब होता है, पूर्णिमा के दिन घटित होता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। और एक घटना है या तो एक ऋतु की 4 पूर्णिमाओं में से तीसरी या फिर कैलेंडर के अनुसार एक महीने की दूसरी पूर्णिमा को रात को प्रकट होता है।
और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है कमेंट करके। 42 में देखिए यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। तो आपका क्या काम बनता है, जब आपको ऐसे मिल जाए कि कथन 1 तो आपको बस ऐसे छोड़ नहीं देना, ठीक है ना, एक बार पढ़े तो छोड़, आपको इन दोनों को स्टेटमेंट को बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, जिस समय चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो और अपने फुल शेप में हो तो वो सुपर मून। तो आपको क्या क्या कीवर्ड याद रखोगे, सबसे नज़दीक, फुल शेप, सुपर मून, 3 वर्ड में इस स्टेटमेंट को आपको खत्म कर देना। ठीक है, सबसे नज़दीक, फुल मून, सुपर मून। ठीक है, याद हो गया। अब देखिए ब्लू मून जो है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ठीक है, तो याद रखो ब्लू मून कब होगा, पूर्णिमा के दिन होगा। या तो एक ऋतु की 4 पूर्णिमा में से तीसरी, तो एक सीजन आ गया उसकी जो 4 पूर्णिमा है उसमें से तीसरी को होगा, या फिर कैलेंडर के अनुसार हम लोग चले तो 1 महीने की दूसरी पूर्णिमा, 1 महीने की दूसरी पूर्णिमा को रात को प्रकट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का आप करना, ब्लू मून को आप लोग 2-3 बार पढ़ोगे तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, पहला तो आपको याद हो जाएगा नज़दीक, सबसे नज़दीक और फुल शेप, तो क्या हो गया ये सुपर मून हो जाएगा। ठीक है, 42 का आंसर क्या होगा, 1 और 2। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग 42 का जो भी कह रहा है। देखिए, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट होता है और पूर्णिमा के चरण में होता है तो इसे सुपर मून कहते हैं। मैंने आपको पीछे बताया है, इस समय चंद्रमा सामान्य पूर्णिमा की तुलना में आकार में बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए कथन 1 सही है। नेक्स्ट कहता है, ब्लू मून एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जिसमें पूर्णिमा 2 प्रकार से हो सकती है। ऋतु आधारित ब्लू मून, जब एक ही मौसम में 4 पूर्णिमाएं होती हैं और तीसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। और कैलेंडर आधारित ब्लू मून जो है, जब एक ही कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। यह घटना चंद्रमा के रंग से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका नाम एक दुर्लभ घटना को दर्शाने के लिए रखा गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ठीक है, याद कर लिया आप लोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 43 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, महासागरीय प्लेट बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है। यह प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से भारी तथा अधिक घनत्व की होती है, इसकी मोटाई कम होती है। ठीक है, तो महासागरीय प्लेट और बेसाल्ट चट्टान के निर्मित होती है और प्लेट महाद्वीप प्लेट से बड़ी भारी तथा अधिक, महाद्वीप की जो प्लेट होती है उससे भारी और अधिक घनत्व होती है, ये चीज़ कह रहा है। नेक्स्ट कहता है, महाद्वीपीय प्लेट अपेक्षाकृत हल्की एवं ग्रेनाइट की बनी होती है तथा इसका घनत्व कम होता है, इसकी मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको बताना है 43 में। आइए 43 देख लेते हैं। 43 का 1 भी सही है, 2 भी सही है। ठीक है, इसे आप याद कर लो। देखिए क्या कहता है, महासागरीय प्लेट बासाल्ट चट्टान से निर्मित होती है, ये बिल्कुल सही है। यह प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से भारी, तो महासागरीय प्लेट जो है बासाल्ट चट्टान से निर्मित होती है। पहला चीज क्या क्या याद करना आपको, कैसे याद करोगे, महासागरीय प्लेट किसकी बनी है, बासाल्ट चट्टान की, याद होगी तुम चीज। प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से कैसी होगी, महासागर और महाद्वीपीय प्लेट में क्या हो, महासागर और महाद्वीपीय, तो महासागरीय ज़्यादा भारी होगी। ठीक है, अधिक घनत्व की होगी, मोटाई लेकिन कम होगी, मोटाई क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और महाद्वीपीय प्लेट पे आप तो अपेक्षाकृत क्या होगी, हल्की होगी, ग्रेनाइट की बनी होती है, इसका घनत्व कम होगा, इसकी मोटाई लेकिन अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो इस मोटाई वाले में बस उलट फेर है, बाकी चीज़ आप समझ गए हो, तो इतनी चीज़ याद रख लेना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, दोबारा पढ़ना, 2 बार ये वीडियो देखना। आइए 43 पे आते हैं हम लोग। 43 में यही चीज़ें कहा जा रहा है कि महासागरीय प्लेट मुख्य रूप से बासाल्टिक चट्टानों से बनी होती है, इसका घनत्व 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नहीं याद करना है ये सब। जो महाद्वीपीय प्लेट ये भी नहीं याद करो, अधिक होता है। ठीक है, बस इतना याद करो, जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो याद करो आप लोग। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक होती है, जो महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में कम होती है। महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण सबडक्शन जोन में आसानी से नीचे चली, ये आपको याद रखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि महासागरीय प्लेट जो है होने के कारण सबडक्शन जोन में आसानी से नीचे चली जाती है, इसको याद कर लोगे आप लोग। ठीक है, और महाद्वीपीय प्लेट मुख्य रूप से ग्रेनाइट और अन्य हल्की चट्टानों से बनती है, इसका घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है, जो महासागरीय प्लेट से कम होता है। ठीक है, 43 का ये सी था। हम लोग नेक्स्ट हम लोग करेंगे 44 का क्वेश्चन करेंगे, किसका, 44 का। आइए देखते हैं 44 को। देखिए कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, बैरोमीटर के पठन रीडिंग का तेजी से गिरना तूफानी मौसम का संकेत देता है। यानी बैरोमीटर का अगर रीडिंग तेजी से गिर रहा हो तो यह तूफानी मौसम का संकेत है। बैरोमीटर के पठन का पहला गिरना, यानी पहला गिरा तथा पुनः धीरे से बढ़ना, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, यह वर्षा की स्थिति का घोतक है। और कह रहा है बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना, लगातार बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूस, तो यह प्रति चक्रवाती अर्थात साफ मौसम का संकेत होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। 44 का हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
देखिए, तो इसमें जो है उपर्युक्त सभी सही है, ठीक है। तो बैरोमीटर के पठन में अगर तेजी से गिर जाए तो ये क्या तूफानी मौसम का संकेत है, ठीक है। बैरोमीटर का पठन पहले गिरना तथा पुनः धीरे 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 बढ़ रहा है, तो ये क्या है, वर्षा की स्थिति का द्योतक है। लेकिन बैरोमीटर का पठन लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, तो यह प्रति चक्रवाती अर्थात साफ मौसम का संकेत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 44 को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए यहाँ पे, यदि बैरोमीटर का दबाव तेजी से गिरता है, वही चीज़ लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि वातावरण में कम दबाव बन रहा है, ठीक है। कम दबाव आमतौर पर तूफान, चक्रवात, आंधी और भारी वर्षा से जुड़ा होता है। कम दबाव, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कम दबाव जो है आमतौर पर तूफान, चक्रवात, आंधी और भारी वर्षा से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर का दबाव गिरता है तो इसका मतलब है कि मौसम में नमी और बादल बनने लगे हैं, जिससे बारिश की संभावना बढ़ जाती है। यदि दबाव धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगे तो बारिश के बाद मौसम साफ होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। जब बैरोमीटर का दबाव लगातार बढ़ता है, ठीक है, अब लगातार बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि वातावरण अब उच्च दबाव प्रणाली की सक्रिय हो गया, ठीक है ना, हाई प्रेशर आ गया है। तो उच्च दबाव आमतौर पर स्पष्ट और शुष्क मौसम, ठीक है ना, ड्राई मौसम रखता है, जिससे प्रति चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्रति चक्रवात। 44 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग 45 के क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे सी फ्लोर स्पीडिंग से क्वेश्चन है। क्या कहता है? सी फ्लोर स्पीडिंग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समुद्री नितल प्रसार। देखिए, मध्य महासागरीय कटकों के शिखर के दोनों ओर समदूरस्थ चट्टानों के चुंबकीय गुणधर्मों से समानता पाई जाती है, ठीक है। महासागरीय प्रकृति की चट्टानें महाद्वीपीय शैलों की तुलना से अधिक नवीन हैं और मध्य महासागरीय कटक के साथ उथले केंद्र वाले भूकंपों की घटना है। ऊपर में से कौन सा कथन सही है, आप कमेंट करके बताओगे। चलते हम लोग 45 के क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे, तो इसमें जो यहाँ पे दिया हुआ ये चीज़ें, 45 हमारा कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। देखिए, तो ये 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे? आप फिर से देखोगे, हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार, जहाँ से वहाँ से चीज़ें ज़्यादा साफ हो जाएंगी। देखिए, सी फ्लोर स्पीडिंग का जो है, जो किसने दिया था, ये तो हैरी हेस ने दिया था। पहली चीज़ तो आप ये याद कर लो, ठीक है। समुद्री नितल प्रसार के बारे में किसने बताया था? तो हैरी हेस ने बताया था, ठीक है। जिसके अनुसार क्या होता है, मिड ओशियनिक रीजेस, ठीक है ना, यानी कि मध्य महासागरीय कटको, रीजेस को कटको कहते हैं, से लावा निकलकर ठंडा होता है, ठीक है। मिड ओशियनिक रीजेस से लावा निकला, वो क्या हो गया? ठंडा हो गया, और नई महासागरीय यानी कि ओशियनिक क्रस्ट बनती है। उसके ठंडा होने पर क्या बन गया? एक नया ओशियनिक क्रस्ट बन जाता है। यह प्रक्रिया महासागरों के विस्तार का कारण बनती है। इस सिद्धांत की व्याख्या निम्नलिखित के द्वारा होती है। क्या क्या आप यहाँ पे आपको पॉइंट दे दिए गए हैं। देखिए, मध्य महासागरीय कटको यानी कि मिड ओशन रीजन के शिखर के दोनों ओर समदूरस्थ चट्टानों के चुंबकीय गुणधर्मों से समानता पाई जाती है। अतः कथन एक तो बिल्कुल सही है, तो कथन एक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है, महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय शैली की तुलना में अधिक नवीन है। अतः कथन 2 भी सही थे, ठीक है। तो महासागरीय परपट्टी की चट्टान जो है महाद्वीपीय शैली की तुलना में अधिक नवीन है। नवीन कौन है? तो महासागरीय परपट्टी की चट्टानें, याद रखना, महासागरीय परपट्टी न्यू है, महाद्वीपीय क्या है? थोड़ी पुरानी है। अब मध्य महासागरीय कट यानी मिड ओशन रीज पर प्लेटें अलग हो रही होती हैं, जिसे वहाँ उथले सैलो फोकस वाले भूकंप आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। कथन 3 भी सत्य है, तो हमारा 45 का डी सही आंसर है। चलते हैं 46 पे। अब देखिए 46 पे क्या कह रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान सत्ता के हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित योजनाओं पर आपको विचार करना है। वेवेल योजना, माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। उपयुक्त में से सही कालक्रम आपको व्यवस्थित करके बताना है, ठीक है। क्या होगा इसका? क्रोनोलॉजी में लगाना, ठीक है ना। आपने सुना होगा, हमेशा बोलते हैं पहले क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी यहाँ पे समझिए आप लोग। देखिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? पहले तो वेवेल योजना पहले आई 1945 में, फिर माउंटबेटन प्लान आता है 1947 में, और कैबिनेट मिशन प्लान आपको पता ही है 24 मार्च 1946 को आई थी। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 एंड 2, 1 then 3 and then 2, ठीक है। चलते हम लोग 46 का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन में बस सिंपल सी चीज़ें हैं। क्या है? वेवेल योजना 1945 में आई, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आई, ये 24 मार्च 1946 को आई थी, और माउंटबेटन योजना ये 1947 को आई थी, ठीक है। 46 आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं 47 के क्वेश्चन पे। देखिए, प्राक ऐतिहासिक अध्ययन में प्रायः महापाषाणकालीन स्थल शब्द का उपयोग किया जाता है। महापाषाणकालीन स्थल शब्द का उपयोग करते हैं। तो महापाषाणकालीन स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको क्या करना है? विचार करना है। यह स्थल आमतौर पर विशिष्ट सावधान प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें प्रायः बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं। इन स्थलों से इतिहासकारों को प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत एक अलग ऐतिहासिक चरण का सीमांकन करने में मदद मिलती है। अधिकांशतः स्थल दक्षिण भारत में फैले हुए हैं।
इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ठीक है, चलते हम लोग हमारे एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए इसमें जो उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो महापाषाणकालीन स्थल के बारे में आप ये याद रखोगे कि महापाषाणकालीन स्थल जो है ये आमतौर पर विशिष्ट सावधान प्रथाओं, वहाँ पे मेनली क्या है, सावधान प्रथाएं होती थी और प्रायः बड़ी चट्टानें मौजूद रहती थी। क्या रहती थी, बड़ी चट्टानें वहाँ पे होती थी। इन्हें से इतिहासकारों ने प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत एक अलग ऐतिहासिक चरण का सीमांकन करने में मदद मिलती है। ठीक है, और अधिकांश स्थल कहाँ पे है ये, तो दक्षिण भारत में फैले हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो महापाषाणकालीन के जो स्थल हैं अधिकतर वो कहाँ है, मेनली साउथ इंडिया में है। ठीक है, 47 का एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। देखिए महापाषाणकालीन स्थल जो हैं मुख्य रूप से प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत होते हैं। इन्हें बड़े पत्थरों मेगालिथ्स कहा से पहचाना जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मेगालिथ भी कहते हैं। ठीक है, जो प्राय सावधान के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, क्या किया जाता था, वो जो शव होते थे ना, शव को अंदर डाल के उसके ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर से उनको ढक दिया जाता था। ठीक है, नीचे शव हो गए, उनके ऊपर ये पत्थर आ गए तो उनको ढक देते थे। हम लोग यही बता रहा आपको महापाषाणकालीन के बारे में। ठीक है, महापाषाण के स्थल रूप से सावधान स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें डोलमेंस, चैम्बर टॉम्स और सर्कल स्टोन संरचनाएं मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं, डोलमेंस, याद रखिएगा, डोलमेंस, चैम्बर टॉम्स, सर्कल स्टोन संरचनाएं मिलती हैं। महापाषाणकालीन स्थल प्राक ऐतिहासिक काल से लौह युग की संक्रमण का संकेत देता है। महापाषाणकालीन स्थल अधिकांश रूप से दक्षिण भारत, दक्कन और कुछ उत्तर भारत और उत्तर पूर्व क्षेत्रों में मिलते हैं। मेनली कहाँ मिलते हैं, मेनली पूछा गया, मेनली कहाँ मिलेंगे, दक्षिण भारत में मिलेंगे, याद रखना आप लोग। चलते हैं हम लोग 48 के क्वेश्चन पे। देखिए 48 क्या कहता है, प्राचीन भारत के संदर्भ में प्रथम कुलिका, जो संभवतः स्थानीय प्रशासन के मामले में एक कहावत थी, निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। ठीक है, ये जो कुलिका है ये किसे संदर्भित करता है। ठीक है, मुख्य शिल्पकार, लिपिक, बैंक कर्मचारी या फिर स्थानीय प्रमुख, किसे ये करता है। आइए देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन को। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, प्राचीन भारत के संदर्भ में जो प्रथम कुलिका है यह मुख्य शिल्पकार को करता है। ठीक है ना, किसे संदर्भित करता है, मुख्य शिल्पकार। प्रथम कुलिका इक्वल्स टू मुख्य शिल्पकार। आइए एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग 48 का। देखिए प्राचीन भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत विभिन्न पदों और उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। प्रथम कुलिका यानी कि प्रथम कुलिका एक प्रशासनिक पद था ये। ठीक है, और जिसका संदर्भ क्या था, मुख्य शिल्पकार से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, मुख्य शिल्पकार से जुड़ा हुआ था। चलते हम लोग 49 के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये हमारा 49 का क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई मुद्रा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको क्या करना, विचार करना है। रेपो रेट में वृद्धि से बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना सस्ता हो जाता है। ठीक है, रेपो रेट में अगर वृद्धि हो जाए तो बैंक के लिए आरबीआई से जो है उधार लेना, ठीक है, वो क्या होता है, सस्ता हो जाता है। और सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो जो कह रहे हैं, उसको वृद्धि से बैंकों की उधार लेने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ऑप्शन हो गए, आपको टिक करना है। आइए 49 देखते हैं हम लोग। तो 49 में जो कह रहा है यहाँ पे, ये दोनों गलत है। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। रेपो रेट में वृद्धि वाली ये भी गलत है और ये भी। तो सही आंसर क्या होगा, ये हमको पता चलेगा हमारे एक्सप्लेनेशन में। देखिए रेपो रेट में वृद्धि का अर्थ है बैंकों को आरबीआई से उच्च ब्याज दर का उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, रेपो रेट में अगर वृद्धि हो जाती है तो बैंकों को क्या करना होगा, आरबीआई से उच्च ब्याज पर, ठीक है, उच्च ब्याज दर पर उधार लेना पड़ेगा, जिससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता घटेगी। ठीक है ना, लिक्विडिटी घटेगी। यह उधार को महंगा बनाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, उधार को महंगा बनाता है, सस्ता नहीं। अतः कथन एक क्या है, असत्य है। तो रेपो रेट में अगर वृद्धि होगी तो उधार क्या होगा, महंगा होगा, सस्ता नहीं। याद रखिएगा, रेपो रेट में अगर वृद्धि हो रही है तो उधार क्या होगा, महंगा होगा, सस्ता नहीं होगा। नेक्स्ट है नकद आरक्षित अनुपात, जो है कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं इसको, कैश रिजर्व रेशियो। वृद्धि का मतलब है कि बैंकों को अधिक धन आरबीआई के पास रखना होगा। ठीक है, बैंकों को अधिक धन कहाँ रखना होगा, तो आरबीआई के पास रखना होगा, जिससे उधार देने की क्षमता क्या होती है, घटती है। अब वो वहाँ रख दे रहे हैं तो उनकी कैसे उधार देने की क्षमता बढ़ेगी, है ना, तो घट ही जाएगी। तो अतः कथन 2 भी असत्य है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 49 समझ में आ गया होगा। चलते हैं 50 पे। देखिए टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, यानी कि कर अपवंचन और कर परिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखिए कर अपवंचन क्या है, यानी कि टैक्स इवेजन जो है प्रणाली में उपलब्ध खामियों और कानूनी तकनीकों का उपयोग कर कराधान को कम करने की प्रक्रिया है। ठीक है, जो भी प्रणाली में उपलब्ध खामी है या फिर कानूनी तकनीक है, टेक्निकल ग्लिच है, उसका क्या उपयोग करके कराधान को कम करने का प्रक्रिया होता है। और कर परिहार का अर्थ है कि कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए गैर कानूनी साधनों का उपयोग करना। ठीक है, उपयोग में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा कथन जो है ये सत्य है, ये आपके ऑप्शन है, आपको बताना है। आइए 50 देखते हैं यहाँ पे। इसका भी क्या है, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है, दोनों ही गलत है। 50 में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें, 2 चीज़ समझ। देखिए टैक्स इवेजन क्या होता है, ठीक है ना, कर अपवंचन।
तो गैर कानूनी गतिविधि है। टैक्स इवेजन जो है इलीगल है, ये गैर कानूनी गतिविधि है जिसमें कर चुकाने से बचने के लिए झूठे दस्तावेज या काले धन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो टैक्स इवेजन कहते हैं ना, ये क्या है, इलीगल है। इसमें क्या करते हैं, झूठे दस्तावेज दिखा के टैक्स से बचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, टैक्स इवेजन आप समझ गए अच्छे से। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है कि टैक्स अवॉइडेंस लीगल है, जिसमें व्यक्ति कंपनी कर प्रणाली की खामियों का लाभ उठाकर कर देयता को कम करता है। ठीक है ना, तो जितना भी उसको टैक्स देना है उसको कंपनी की खामियों को उठाकर कम करता है, ये क्या है, पूरी तरह से लीगल है, इसको अवॉइडेंस कहते हैं। चलते हम लोग 51 पे। भारतीय कृषि और हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कृषि और हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर हम लोग विचार करते हैं। क्या कह रहा है कि हरित क्रांति मुख्यतः रूप से गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि के लिए केंद्रित था। ठीक है, हरित क्रांति के कारण भारत में लघु और सीमांत किसानों की आय में भारी वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद कहते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। उपयुक्त जो भी कथन दिए इसमें से कौन सा सत्य है, ये क्या हमारे ऑप्शन है, आपको बताना है। 51 देखिए यहाँ पे, तो 51 में ये चीज़ें दी हुई हैं। तो हमारा पहला सही है कि मुख्य रूप से गेहूं और चावल उत्पादन में ही किया गया था, लेकिन ये 2 गलत है। ठीक है, आय में भारी वृद्धि वाली बात गलत है, आंसर क्या होगा, केवल 1। 51 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि के लिए लागू की गई थी, क्योंकि उच्च उपज क्षमता वाली HYB हाई यील्डिंग वैराइटीज, ठीक है, किसमें इन्हीं फसलों पर केंद्रित थी, अतः कथन 1 सत्य है। हरित क्रांति का मुख्य लाभ बड़े किसानों को हुआ, क्योंकि उन्हें उर्वरक, सिंचाई और हाई यील्डिंग वैराइटीज की बीज मिली जो अधिक पहुंच थी। लघु और सीमांत किसानों की आय में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई थी, इसलिए कथन 2 क्या है, असत्य है। ठीक है, चलते हम लोग 52 पे। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट की बात हो रही है। और यूकैरियोट जो है, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया स्वतंत्र रूप से विभाजित हो सकता है, क्योंकि इसमें अपना DNA मौजूद होता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। प्रो मतलब क्या होता है, प्रो मतलब समझिए प्रोकैरियोटिक है ना, पी से आप समझिए पुराना, और यू मतलब समझिए नया। यू न्यू होता है ना, मतलब यू क्या है, न्यू है, न्यू। तो देखिए पुरानी चीज़ों में बहुत चीज़ें नहीं होती है, नई टाइम के साथ नई चीज़ें आती हैं। तो प्रोकैरियोटिक में ये ऑर्गेनल नहीं थे, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, प्रो जो ये हमारी जो बायोलॉजी का टर्म है, प्रोकैरियोटिक मतलब ये प्रिमिटिव हो गई, पुरानी हो गई, तो इसमें जो थी ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं थे, ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो यूकैरियोटिक है, यू मतलब न्यू, मैंने आपको बताया। ठीक है ना, ये तरीका है याद करने का। तो यू मतलब न्यू, तो न्यू में जो है माइटोकॉन्ड्रिया स्वतंत्र रूप से विभाजित हो सकता है, क्योंकि इसमें अपना DNA मौजूद है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, C। 52 का C होना चाहिए, 1 और 2 दोनों। आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल सही क्या आंसर, 1 और 2 दोनों। 52 का C बिल्कुल सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे यहाँ पे हम लोग 52 का क्या कह रहा है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया में कोई झिल्ली या फिर बंद ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि नहीं होते हैं, अतः कथन 1 क्या है, बिल्कुल मैंने बताया ना, ये पुराने होते हैं, इनमें इन चीज़ें नहीं होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऑर्गेनेल है जिसे अपना DNA और राइबोसोम होते हैं। अब ये आपको कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लाइन में। ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऐसा ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल का हिंदी होता है कोशिकांग, कुछ हिंदी भी आती है मुझे। ठीक है ना, कोशिकांग कहते हैं, जिसमें अपना DNA और राइबोसोम होते हैं, इसलिए यह स्वतंत्र रूप से विभाजित हो सकते हैं। कथन 2 क्या है, सत्य है। 52 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 53 पे। मानव रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स मुख्य रूप से इम्यून प्रतिक्रिया में सहायता करती हैं। आगे देखते हैं, प्लाज्मा रक्त का अधिकांश भाग बनाता है, इसमें पोषक तत्व एवं हार्मोन घुले होते हैं। ठीक है, इनमें से आपको क्या करना है, सही ऑप्शन का कमेंट करके बताना है। 53 पे यहाँ देखिएगा आप, ये रहा हमारा 53 का क्वेश्चन। देखिए, मानव रक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करने पर हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा रक्त का अधिकांश भाग बनाता है। हमारे ब्लड का जो अधिकांश भाग है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो यही बता रहा हूँ, उसमें पोषक तत्व और हार्मोन घुल होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये गलत है, प्लेटलेट मुख्य रूप से इम्यून प्रतिक्रिया में सहायता नहीं करते। प्लेटलेट्स क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे, देखिए हीमोग्लोबिन यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं RBC में पाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, आपने पढ़ चुका है। प्लेटलेट्स का मुख्य रूप से रक्त के थक्के बनाने में मदद करती है। मैंने बताया ना, रक्त के थक्के को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है, न कि इम्यून प्रतिक्रिया में। इम्यून प्रतिक्रिया मुख्य रूप से कौन मदद करता है, तो WBC मदद करता है। ठीक है, अतः कथन 2 क्या है, असत्य है। तो आपको ये चीज़ें सारे फैक्ट याद होने चाहिए कि कौन किस में मदद कर रहा है। ठीक है, प्लाज्मा रक्त का लगभग 55 से 60% भाग बनाता है।
हमारे ब्लड का 55 से 60% भाग क्या है, प्लाज्मा होता है। इसमें पानी लगभग 90% और 90% क्या है, पानी। प्रोटॉन, पोषक तत्व और हार्मोन घुले होते हैं, अतः कथन 3 भी क्या है, सत्य है। चलते हैं हम लोग 54 के क्वेश्चन पे। 54 में अब लेंस से जुड़ा क्वेश्चन आ जाता है फिजिक्स का। लेंस के संदर्भ में निम्न कथन पर आपको विचार करना है। उत्तल लेंस जिसे कॉन्वेक्स कहते हैं केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, केवल रियल इमेज बनाता है। और कॉन्केव लेंस के बारे में कहा, यह केवल एक आभासी यानी कि वर्चुअल और छोटा, ठीक है ना, और स्मॉल प्रतिबिंब बनाता है। और दूरदर्शिता हाइपरमेट्रोमिया को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रो यानी कि दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, 54 का आपको बताना है। 54 देखिए यहाँ पे, देखिए लेंस के संदर्भ में जो पहला गलत है, ये दोनों बिल्कुल सही है। तो कन्वेक्स लेंस में केवल वास्तविक और प्रतिबिंब बनता है, ये बिल्कुल गलत है। कॉन्केव लेंस में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये बिल्कुल सही है। और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कन्वेक्स। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर के लिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्स, ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, याद रखोगे आप लोग। उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। आइए एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग 54 का। तो 54 का एक्सप्रेशन कहता है कि उत्तल लेंस के वास्तविक, देखिए उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। तो वहाँ पे बस एक दिया हुआ था, आंसर क्या हो जाएगा, रियल भी बनाता है उत्तल और वर्चुअल भी बनाता है कॉन्वेक्स। यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये वस्तु के किस पे, प्लेस पे, पोजिशन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस एक आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कथन 2 क्या है, सही है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में दिया है, व्यक्ति के पास की वस्तु हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूरदर्शिता में जो नाम रहता है ना वही साफ दिखता है। तो दूरदर्शिता है तो दूर दिखेगा साफ, लेकिन नजदीक साफ नहीं दिखेगा, ठीक है ना, उल्टा चलता है इसमें। तो व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, इसमें क्या होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। चलते हम लोग 55 पे। अब देखिए विश्व बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI, ठीक है ना, LPI का फुल फॉर्म क्या होगा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वैश्विक व्यापार में लॉजिस्टिक दक्षता को मापता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको क्या करना है, विचार करना है। क्या क्या कथन आपका, यह सूचकांक मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को मापता है, न कि सीमा पार व्यापार करता है, ठीक है, सुगमता को, ठीक है। नेक्स्ट है यह सूचकांक केवल निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रासंगिक होता है और आयात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए नहीं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है 55 में। 55 आप देखोगे तो ये दोनों कथन क्या है, ये दोनों कथन असत्य है, सत्य नहीं है, ठीक है। तो सत्य क्या है भाई, ये हम लोग 55 में देख लेंगे। देखिए कथन एक गलत है, क्योंकि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है केवल बुनियादी ढांचे को नहीं, ये सिर्फ बुनियादी ढांचे नहीं बल्कि सीमा पार व्यापार की सुगमता, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक सेवा की गुणवत्ता, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, कस्टम प्रक्रिया और दक्षता को भी मापता है। तो मतलब पूरी चीज़ें ये देख ले रहा है एक्सपोर्ट के बाद, ठीक है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है सिर्फ बुनियादी ढांचे को नहीं बल्कि बाकी सारी चीज़ों को भी देखता है, इसलिए कथन एक क्या हो गया, गलत हो गया। कथन 2 गलत क्यों हुआ, क्योंकि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निर्यात और आयात दोनों के लिए प्रासंगिक है। तो सिर्फ आयात के लिए नहीं, सिर्फ निर्यात के लिए नहीं, ये दोनों एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों के लिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, प्रासंगिक है। 55 का हो गया। हम लोग 56 पे चलते हैं, ठीक है। 56 क्या कह रहा है, मूल्य स्थिरीकरण का कोष, मूल्य स्थिरीकरण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको क्या करना है, विचार करना है। इसकी स्थापना 2014-15 में की गई है, ठीक है। यह 5,000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य दूध एवं दूध से जुड़े उत्पादों की महंगाई की प्रवृत्ति से निपटना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। आइए देखते हैं 56 का। हम लोग 56 में देखें तो हमारा जो है यहाँ पे पहला बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 2014-15 में हुई है। मूल्य स्थिरीकरण के बारे में बात करें हम लोग, 500 करोड़ रुपए के प्रासंगिक कोष के साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य दूध एवं दूध के जुड़े उत्पादों पर निपटाया गया, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 56 में देखिए मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF की स्थापना 2014-15 में 500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कुछ कृषि बागवानी से जुड़ी वस्तुएं जैसे क्या क्या है, प्याज, आलू, दालों की महंगाई की प्रवृत्ति से निपटने के लिए की गई थी, ठीक है। दूध नहीं था, अतः कथन 1 और 2 सत्य है, कथन 3 असत्य है। नेक्स्ट कहता है शुरुआत में कोष का उपयोग केवल जल्दी खराब होने वाली कृषि बागवानी वस्तुओं में की जाती थी। ऐसी चीज़ों में इसका उपयोग होता है जो जल्दी खराब हो जाती थी, जैसे प्याज जल्दी खराब हो जाती है, आलू के में होता था, आलू के बाजार में हस्तक्षेप के लिए किया गया, जिसके बाद में कीमतों से अत्यधिक अस्थिरता दिखाई देती है। इसके बाद दालों को भी इसके दायरे में लाया गया। इसके बाद किसको ले आए, दालों को भी ले आए। ये हमारा 56 था। चलते हम लोग 57 पे, है ना। 57 पे हम लोग नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब आ गया हमारा वक्त आपसे
बिता लेने का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, एक कमेंट कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलना। मैं आपको पूरी 35 टेस्ट सीरीज़ करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। पैरासोल जीएस की, केजीएस की, आस्था एस की, आप नाम ले लो, बीसीडब्ल्यू की, जिसका भी नाम लोगे वो टेस्ट सीरीज़ हम लोग पूरी यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे आपके पास, ठीक है। इसीलिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, आप एक लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ये हमारा चैनल हो गया क्रैक इट द कश्यप, आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। या आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है ना, और हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरह हमारे साथ सीखते रहे, पढ़ते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए